गांव की उस ठिठुरती सर्द रात में, जहां पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, वहीं रामलाल के घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रामलाल, जिसने कभी बड़े बड़े भोज में राजाओं की तरह 56 भोग परोसे थे, आज अपनी ही बहू की जली हुई और सख्त रोटियां निगलने को मजबूर था। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने सबको खिलाया, आज वही हाथ कांप रहे थे। थाली को पैर से जमीन पर घसीटते हुए, लो निगल लो इसे, सारा दिन खटिया तोड़ते हो, कम से कम ये जली रोटियां तो खा ही सकते हो। और सुन लो बुढ़े, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन चकाचक साफ मिलना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। तुम्हारी इस खांसी और मनहूसियत ने घर का सुकून छीन लिया है। बेटी, गला सूख रहा है। अगर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाता तो ये सूखी रोटी अंदर उतर जाती। गुड़ चाहिए इन्हें? अरे अपनी औकात देखिए। जब से मां गई है, तुम हमारे सिर पर बोझ बन गए हो। सच तो यह है कि तुम्हें भी मां के साथ ही चले जाना चाहिए था। अब यहां हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, और नखरे ऐसे जैसे अभी भी किसी रियासत के रसोइये हों। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था, उस दिन मैंने पूरे गांव को घी के लड्डू खिलाए थे। तुझे अपनी हथेलियों पर छांव देकर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे काबिल बनाया था? तभी 7 साल का पोता गोलू दौड़ता हुआ आता है और रामलाल के गले लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों हैं। पापा, आप दादाजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मुझे डर लगता है तो यही दादाजी मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। माँ, आपने इन्हें जली हुई रोटी क्यों दी? क्या आप मुझे भी बड़े होकर ऐसी ही रोटी दोगी? चुप कर गोलू, तू नहीं जानता, ये बूढ़े लोग सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। जा अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। पापा, दादाजी बोझ नहीं है, ये तो हमारे घर का आशीर्वाद है। आप कहते हो ना कि ये आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, पर दादाजी ने तो मुझे बताया था कि ये घर और ये खेत उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। फिर ये आपके टुकड़े कैसे हुए? गोलू, तू छोटा है, बड़ों के बीच मत बोल। रामलाल का दर्द तो फिर भी खुले आसमान के नीचे था, जिसे हवाएं सहला देती थीं। पर नेकी राम की सिसकियां उन 4 दीवारों के पीछे दम तोड़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद अपने पसीने से सींचा था। उसका बेटा पवन और बहू शीला ने उसे घर के पीछे एक ऐसे स्टोर रूम में फेंक दिया था, जहां कबाड़ और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ न था। उस अंधेरी कोठरी में नेकी राम का वजूद भी उस पुराने सामान जैसा हो गया था, जिसे अब कोई छूना नहीं चाहता। शीला, उफ, कितनी सड़ांध और बदबू आती है इस काल कोठरी से। पवन, कल इस बुढ़े के बर्तन एकदम अलग कर देना। मेरे बच्चों को सख्त हिदायत है कि इनके हाथ का छुआ पानी भी ना पिएं, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। और हाँ, आज इन्हें रात का खाना मत देना, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आज गलती से इन्होंने दीवान खाने के सोफे पर हाथ रख दिया था, सारा सोफा गंदा कर दिया। बेरहमी से कमरे के अंदर झांकते हुए, बिल्कुल सही कह रही हो शीला। पिताजी, आपकी वो पुरानी डायरी और वो टूटा हुआ चश्मा मैंने आज सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। अब आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? आप बस इस अंधेरे कोने में पड़े रहिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। बेटा पवन, अपनी जवानी की एक एक पाई जोड़कर मैंने ये आलीशान घर बनाया था, ताकि तू और तेरे बच्चे सुकून से रह सकें। आज उसी घर का एक कोना मुझे नसीब नहीं। आज मुझे ही तू कूड़ा कह रहा है। जिस चश्मे से मैं तुझे पढ़ते हुए देखता था, उसे ही फेंक दिया। तभी नेकीराम की 6 साल की पोती पिंकी चुपके से कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल
और अपनी टिफिन से बची सुनो जी, कब तक हम इस पुराने घर और बुढ़े की बीमारी में पैसा लुटाते रहेंगे? देखो, शहर में फ्लैट की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आज ये जमीन हमारे नाम नहीं हुई तो कल को तुम्हारे भाई भी आकर हिस्सा मांगेंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी वक्त है, कुछ ऐसा करो कि बाबूजी खुद ही खुशी खुशी अंगूठा लगा दें। माया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो जमीन बाबूजी की जान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा दी है। वो कभी भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और बाबूजी की कमजोरी है तुम। अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है। प्यार से नहीं मानेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ। लेकिन ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं बाबूजी को पता चल गया तो? रे, कौन सा हम उनसे कुछ छीन रहे हैं? आखिरकार सब तुम्हारा ही तो है। बस थोड़ा जल्दी अपने नाम करवा रहे हैं। देखो, तुम 4 दिन उनकी खूब सेवा करो। दवा समय पर देना, खाना खुद खिलाना, उनके पास बैठकर बातें करना। उन्हें ऐसा लगे कि तुम ही उनका सबसे बड़ा सहारा हो। कल पूरी तरह पिघल जाए तो किसी दिन पेंशन या बैंक के बहाने कागज ले आना। कहना कि ये जरूरी कागज है, बस औपचारिकता है। वो बिना पढ़े ही तुम पर भरोसा करके अंगूठा लगा देंगे। सुनील, पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन अगर अभी कुछ नहीं किया तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। यही समझदारी है। वक्त पर लिया गया फैसला ही इंसान को आगे बढ़ाता है। बस याद रखना, भावनाओं में बहकर मौका मत गंवाना। कोशिश नहीं, काम पूरा करना है। पवन, मैंने सुना है शहर वाले बिल्डर गांव की जमीन के करोड़ों दे रहे हैं। ये बुढ़ा तो इसे दान करने की सोच रहा है। क्या हमें सड़कों पर आना है? अभी मौका है, सेवा का नाटक करो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। ठीक है रागिनी, आज से मेरा व्यवहार बदल जाएगा। नेकीराम जी को लगेगा कि उनका बेटा सुधर गया है। और फिर शुरू हुआ ममता का नाटक। जो बेटे कल तक पानी का गिलास तक नहीं देते थे, ऐसे ही पवन और रागिनी भी अपने पिता से जमीन लेने के लिए एक गहरी साजिश रच रहे थे। आज वो अपने पिता के पैर दबा रहे थे। रामलाल और नेकीराम को लगा कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली। रामलाल का घर। सुनील उन्हें बढ़िया खाना खिला रहा है। बाबूजी, आप आराम करो, आपके कष्ट अब मेरे हैं। नेकीराम का घर। पवन उनके लिए नई धोती लाया है। बापू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिनों बाद दोनों बेटे अपने अपने पिता के पास वही पेंशन वाला बहाना लेकर जाते हैं। सुनील रामलाल से, बाबूजी, बस यहां अंगूठा लगा दीजिए। सरकारी वकील ने कहा है कि इससे आपकी बुढ़ापा पेंशन पक्की हो जाएगी और ये घर भी सुरक्षित रहेगा। रामलाल बेटा, तू खुश है तो मैं कहीं भी अंगूठा लगा दूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। उधर नेकीराम के घर भी पवन यही नाटक करता है और दोनों मासूम बुजुर्ग अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर देते हैं। जैसे ही कागज हाथ में आते हैं, बेटों और बहुओं के चेहरे से नकाब उतर जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही है। चलो अब बाहर निकलो। ये घर मैंने बेच दिया है। अब हम शहर जा रहे हैं। वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रामलाल बेटा, ये क्या? अभी तो तू पैर दबा रहा था। वो तो अंगूठा लेने का नाटक था बुढ़े। अब जाओ और कहीं भी मरो। नेकीराम का घर। पवन के साथ। अपनी लाठी उठाओ और निकलो। रागिनी को तुम्हारी खांसी से नफरत है। ये घर अब हमारा है। इस तूफान में कहाँ जाऊंगा बेटा? सड़क पे जाओ या शमशान में, हमें क्या। रामलाल अपने घर के बाहर रो रहा है और नेकीराम अपने घर के बाहर। दोनों भीगते हुए गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं। नेकीराम, तुम यहाँ इस हाल में? रामलाल भाई, जिसे अपना खून समझा वही पानी निकला। मेरे बेटे ने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वही आग मेरे घर में भी लगी है दोस्त। हम दोनों का सर्वस्व लुट गया। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं सिवाय एक दूसरे के। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा लेकर
अंधेरे में उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात बिता देते हैं।